हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जनरल साइंस का तीसरा वीडियो है। तो यूपी पुलिस में कुल 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 38 क्वेश्चन में आपको 76 नंबर बनते हैं। तो 76 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको जीएस का सेक्टर अच्छे तरह से करना पड़ेगा। तो बच्चों, आज तीसरे वीडियो में पहला क्वेश्चन है, CO2 क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, CO2 जो है ना, ये अम्लीय प्रकृति दिखाता है और इसको हम शुष्क बर्फ़ के नाम से भी जानते हैं। शुष्क बर्फ़ या ड्राई आइस। ड्राई आइस। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय प्रकृति दिखाते हैं। तो दूसरे का जो है बी ऑप्शन से भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कॉपर पाइराइड। कॉपर पाइराइड CuFeS2 अयस्क है, किसका? तांबे का, लोहे का, सल्फर का या इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर में जो पाइराइट है यह तांबे का एक अयस्क है। चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर या कैथोड पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, विद्युत अपघटन कराते वक्त हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो बच्चों, हम जानते हैं कि एलिफेटिक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में CnH2n+2 होता है। यदि इस फार्मूले पर कोई संतुष्ट कर रहा है तो वह संतृप्त होगा। असंतृप्त में क्या है? CnH2n, ये असंतृप्त है, और CnH2n-2 ये भी असंतृप्त है। तो यदि इस पर कोई फॉलो कर रहा है तो वह सही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C4H10 ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा। ये बेंजीन है, ये होगा नहीं। ये एथाइन है, ये भी नहीं होगा। और C7 के लिए तो बिल्कुल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? समावयवी हैं, समस्थानिक हैं, धातु है या कार्बन के अपरूप हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो हीरा है वह भी कोयले से बनता है और ग्रेफाइट भी कोयले का ही भाग है। तो यहाँ पर कार्बन के अपरूप माने जाएंगे। छठवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कोहल के सामान्य सूत्र के लिए पहले तो हम एल्कोहल का सूत्र लिखते हैं, C2H5OH। यदि इस फार्मूले कोई संतुष्ट कर रहा हो तो सही हो जाएगा। तो इसका फार्मूला बनेगा CnH2n+1OH। तो इस फार्मूले में पहला वाला जो है आपका मैच कर रहा है, यहाँ पर 10 लग रहा है पर है वो CnH2n+1OH। ये तो एल्डिहाइड का है, यहाँ CHO लगा है, ये एथिलीन का है और यहाँ पे एमीन समूह का है। तो पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है कि कोई भी एक एटम दूसरे से साझा करता है, जिसे मेथेन है। मेथेन जो है सहसंयोजी है कि नहीं है? NaCl, CaCl2, Na2O। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो धात्विक चीज़ें होती हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, ये सभी अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए त्याग करना पड़ता है। तो ये सहसंयोजी अभिक्रियाएँ नहीं दिखाती हैं। जबकि जो कार्बन है इसके पास 4 संयुक्तता होती है और चारों संयुक्तता जो है पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना पड़ता है, जो सहसंयोजी कहलाता है। तो हाइड्रोजन के साथ यह बांटेगा, जिसके कारण से जो इसकी ऑप्शन बनेगा ए, CH4 जो है सहसंयोजी यौगिक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन, कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, कार्बन तो धातु बिल्कुल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ बात आती है कि जो कार्बन है उसके होते हैं इलेक्ट्रॉन 6। जब विन्यास हम करते हैं तो 2 और 4 के फॉर्म में बांटना पड़ता है। जो 4 इलेक्ट्रॉन है यह जो है उपधातुओं के भी होते हैं, परंतु
कार्बन जो है उपधातु की श्रेणी में नहीं आता है, जिसके कारण से कार्बन जो है एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य में उस प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है, अग्नाशय है। तो अग्नाशय नहीं है, श्वेत ग्रंथि भी नहीं है, रक्त भी नहीं है। वृक्क जो है एक उत्सर्जी अंग माना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो पहली बात है, अगर प्रकाश संश्लेषण करना है तो CO2 की आवश्यकता पड़ती है, H2O की आवश्यकता पड़ती है, प्लस क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्लोरोफिल है ये पौधों में एक पिगमेंट में पाया जाता है जो हरित लवक है, परंतु जो कच्चे पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह जो है बल्कि प्रकाश संश्लेषण के बाद यह उत्पाद में बनता है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, फूलों के द्वारा और बीज के द्वारा। तो बच्चों लैंगिक जो जनन है वह जो है फूलों के द्वारा होता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर बिल्कुल नहीं, स्त्री केसर ये भी नहीं, बीज ये भी नहीं, अंडा से बदलता है। फूल का जो है जो अंडाशय है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने, ग्रिफिथ ने। तो जीन शब्द को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे जोहानसन। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन है कि CFC है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरीन कार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो CFC जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और यही है जो हमारे वायुमंडल में ओजोन की परत को नष्ट कर रहा है। यह फ्रिज से सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। क्वेश्चन आते हैं 16 पर। कोलीफार्म क्या है? कोलीफार्म जो है क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो कोलीफार्म है वह एक जीवाणु है। 20 का सही आंसर है, एक जीवाणु है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1970, 1980, 1985, 1990। तो बच्चों चिपको आंदोलन जो होते हैं ना, ये आदिवासी लोग जो है जब कोई पेड़ को काटने जाता था तो पेड़ से वो चिपक जाते थे, जिस कारण से इस आंदोलन का नाम चिपको पड़ गया। और यह शुरुआत हुआ था 1970 के दशक में। जब तेज़ी से जंगलों की कटाई हो रही थी तो आदिवासियों के लिए यह रोजगार है, घर है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से रोकने के लिए सभी ग्रामवासी जो है पेड़ से चिपक जाते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर या अनंत। यदि किसी इंसान की आंखें स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो उसके लिए दूर बिंदु जो है अनंत माना जाता है, अनंत। डी ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, तो वस्तु बी क्या होगी? तो यदि ए आवेशित है, मान लीजिए ए जो है ए पॉजिटिव चार्ज से लगी हुई है, तो अब जो है बी जो है अगर उसको आकर्षित कर रही है तो किस कंडीशन से? उदासीन होने के कारण, उपयुक्त में से दोनों, यानी आवेशित होने के कारण, उदासीन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यदि वह आवेशित है तब भी करेगा। अगर मान लीजिए बी जो है वह नेगेटिव चार्ज से आवेशित है तब भी इसको खींचेगा या आकर्षित करेगा। अगर उदासीन होगा तब भी खींचेगा। तो उपयुक्त में से दोनों, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। 19वें का सी।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20वां क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, सी जूल और ऑप्शन डी कूलाम। तो आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि डायनामो में ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। जो डायनामो होते हैं, हम डायनामो जो जनरेटर को कहते हैं। जनरेटर में जब इसके अंदर की कॉयल या कुंडली जब घूमती है तब घूमने के कारण से फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण से हमें करंट मिलता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22वां क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है जब हम इसको करंट देते हैं तो वह चलने लगता है, घूमने लगता है, जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल गलत। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये सही है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये तो बैटरी काम करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण क्या है? उपचयन, अपचयन या निर्जलीकरण या जलांशन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल जो है जब डाला जाता है तो वह जमने लगता है, तो इसका हो जाएगा जलांसर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं कर सकता है? तो अग्न्याशय जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों काम करता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। पीयूष ग्रंथि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंडाशय जो है यह भी दोनों काम करता है, अंतःस्रावी बहिस्रावी। विषण भी वही काम करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। यह जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी जैसा कार्य नहीं कर सकता है, यह केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बी ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, ये संवेदना ग्रहण करता है, आँख भी करता है, नाक भी करता है, दिमाग। तो दिमाग जो है संवेदी ग्राही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, दिमाग। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? यानी जैविक कारण वह यानी कि निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है। टिश्यू पेपर नष्ट हो जाता है, केले का छिलका ये भी नष्ट हो जाता है, इनमें से सभी। तो सी जो ऑप्शन है थर्माकोल, यह जैव अणुओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। तो 26वें का जो है सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से यदि विश्व में ऊष्मा कारण है तो वह है CO2 के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो बच्चों जो न्यूनतम आँख की जो दूरी है ना, निकटतम स्पष्ट देखने वाली, वह है 25 सेंटीमीटर। यदि आप 25 सेंटीमीटर से नज़दीक करोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो न्यूनतम जो है स्पष्ट देखने की दूरी है 25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? क्या कार्निया प्रतिबिंब बनता है, या परितारिका बनता है, यहाँ परितारिका होना चाहिए था, या पुतली बनता है, या पुतली है, या दृष्टिपटल या रेटिना पर? तो बच्चों जो नेत्र है वह अपने प्रतिबिंब को दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनाता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बच्चों। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मानव नेत्र है उसमें जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो है उत्तल लेंस लगा देंगे, पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक होता है वह दूर तक दिखाई देती है। तो क्या बैगनी दिखाई देता है? नहीं। लाल, नीला, पीला। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल का। यह कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें जो है तरंग दैर्ध्य दिखा बहुत अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चों। 32वां क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, कांच की सिल्ली का या प्रिज्म का? यदि आपको स्पेक्ट्रम देखना है तो प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे। प्रिज्म जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33वां क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णनता? तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो इसका मतलब है कि वह दूर की वस्तु देख रहा है, तो दूरदृष्टि दोष होगा। जो 33वें का आंसर बनेगा वह बनेगा ए, दूरदृष्टि दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पर। 34वां क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बनता है? तो बच्चों जो सफ़ेद रंग है वह 7 रंगों का मेल है जिसे हम कहते हैं बैनी ऑफ फिनाला या विबग्योर या विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर 7 रंगों का मिश्रण है। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35वां क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो बच्चों निकट दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष को या जरा दृष्टि दोष को या मोतियाबिंद को? यदि द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया गया है तो उस आँख में जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष वाली समस्या उत्पन्न होगी। तो सी ऑप्शन जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बच्चों। 36वां क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? तो सूर्य का प्रकाश जब आता है तो वायुमंडल से टकराता है, तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं, लाल, नारंगी, हरा, नीला। तो हमें आसमान मैक्सिमम जो है नीला दिखाई देता है। तो नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह नीले कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बच्चों। 37वां क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण का झुकाव अधिक होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिज्म से सब किरणें चलती हैं तो सबसे अधिक विचलन जो है बैगनी कलर का होता है, सबसे कम लाल का होता है। तो यदि बैगनी, हाँ तो लाल, पीला, बैगनी, हरा, तो सबसे अधिक झुकाव जो है बैगनी कलर का रहेगा, वो सबसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ अगर हम दिखाते हैं तो ऊपर रहेगा 37 का, जो सी ऑप्शन से हो जाएगा। बैगनी का झुकाव या झुकाव जो सबसे अधिक होता है या विचलन अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बच्चों। 38वां क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। यदि आँखों में प्रकाश जो है एंटर हो रहा है तो नियंत्रित कौन करता है? पहला ऑप्शन है कार्निया, दूसरा है पुतली, तीसरा है लेंस और चौथा है आइरिस। तो आँख में घुसते समय आइरिस जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो 38वें का डी ऑप्शन जो है करेक्ट है बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? नीला, उजला या लाल या काला? तो बच्चों अंतरिक्ष यात्री जब वायुमंडल को पार करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उन्हें संपूर्ण आकाश काला नज़र आता है। चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वह काला ही नज़र आएगा।
चलिए बच्चों, तो अब नीला दिखने का कारण क्या है, हमारे वायुमंडल में वायु के जो घेरे हैं ना, जिसके कारण से प्रकीर्णित होकर प्रकाश जो है वह हमें नीला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा, डी ऑप्शन सही है। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40वां क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है, यानी किस कारण से वह नीला दिखाई दे रहा है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। आकाश को नीला होने का कारण जो है वह प्रकीर्णन का सिद्धांत काम करता है। सबसे अधिक जो प्रकीर्णित किरण है वो नीला है, जबकि उससे ज़्यादा तो बैगनी होता है, पर नीला जो है दिखाई देता है, जिसके कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो नियम कौन सा है, प्रकीर्णन का नियम है। 40 का सी ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी का, ये तो सबसे अधिक होता है, नीला, पीला, लाल। तो 41वें का सही आंसर हो जाएगा लाल। लाल का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक तो लाल का होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि लाल का जो है सबसे अधिक होता है। तो कम किसका होगा, जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। तो हरा, पीला, बैगनी, तो कौन सा हो जाए, बैगनी। बैगनी कलर का जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और विचलन सबसे अधिक होता है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बच्चों। 43वां क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। जब इंद्रधनुष बनता है तो उसके भीतर का हिस्सा किस कलर का हमें दिखाई देता है। जैसे कि जब बनता है तो ऊपर कौन सा होता है, सबसे लास्ट में कौन होता है। तो इंद्रधनुष का झुकाव जो है इस प्रकार होता है, 7 कलर होते हैं। तो सबसे भीतर वाला कलर कौन सा होता है, ये होता है वी, यानी कि वायलेट। बैगनी कलर का जो है सबसे भीतरी हिस्सा में होता है और सबसे ऊपर लाल होता है, ठीक है। तो विबग्योर, ठीक है, अंदर वाला जो है बैगनी कलर। तो बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। आते हैं 44वें वाले पर। 44वां वाला जो है क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस में, कैंडिला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, या एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो हमेशा हम लोग जो है तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है, एंगस्ट्रॉम। 44 का डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल, नीला, पीला, नारंगी। अब यहाँ पे तो कलर चेंज हो गया है। तो जो हमारा ग्रुप बनता है VIB, विब ग्यो र, देखिए तो प्रकीर्णन करा किस अधिक होता है, किसका, लाल का तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये नीचे प्रकीर्णन कम होगा। अब जो है करा पीला, प्रकीर्णन सबसे अधिक जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नीला के लिए तो अभी तो आप से रोकेंगे। ऑरेंज जो है ये बिल्कुल नहीं होगा, येलो भी नहीं होगा। तो नीले का प्रकीर्णन यहाँ पर सबसे अधिक है। तो 45वें का बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, 45वें का बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। तो कौन सी ऐसी परिघटना घटती है कि सूर्य हमें उगने से पहले ही दिख रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डूबते वक्त डूब जाता है फिर भी हमें दिखाई देता है। तो नियम है परावर्तन का नियम, या वायुमंडलीय अपवर्तन का नियम, या प्रकीर्णन का नियम, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47वां क्वेश्चन है कि पानी से भरे बाल्टी गहराई कम दिखती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकीर्णन। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 47 का, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जब बाल्टी में पानी भरा होता है तो उसकी गहराई हमें कम नज़र आती है, इसका रीज़न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन 48 है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, यानी इसमें कितने सरफेस होते हैं। जो ट्रायंगल होते हैं ना, ट्रायंगल, वो कुछ इस प्रकार बनते हैं, ठीक है। तो सरफेस गिनिए, 1 2, एक नीचे वाली सतह होगी जाएगी, 3, 2 साइड में, 3 2 5, तो कम से कम जो है 5 सतह होती हैं। तो प्रिज्म में 5 सतह होती हैं, तो सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रिज्म 5 सतहों से मिलकर बना होता है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। जनरल साइंस का आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।